कभी कभी नहीं होता है, आप गोईठा ठोक रहे हो नहीं चिपक रहा था, एक बार यहाँ से ले जाकर काश के मार एकदम पटाख से चिपक जाता है। ओकरो से ना होता है तो ऐसे धरते एकदम दाब देते हो। तो दाबने का मतलब कुछ आपने उस पर ज्यादा दाब लगा दिया, और ज्यादा दाब लगा दिया तो क्या हो गया, चिपक गया। और इसे तुरंत ऐसे लेकर के कोई खाली ऐसे रख कर ले, पटाख से नीचे गिर देते हो, और नीचे गिर जाएगा तो वहां पर फिर थोड़ा गोल करके या थपाक कम से कम यहाँ से लेकर के ऐसे जरूर मारता है, इतना कस के मारता है ना कि अगल बगल में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो पर जाता है, छटाक से पर जाता है। आज का जो आपका टॉपिक है वो ठोसों द्वारा गैसों का अधिशोषण। इससे पहले वाली क्लास में हम आपको पढ़ा दिए थे अधिशोषण के प्रकार, और अधिशोषण क्या होता है और अवशोषण क्या होता है। अधिशोषण के प्रकार में आपने ये पढ़ा था कि धनात्मक अधिशोषण क्या होता है और ऋणात्मक अधिशोषण क्या होता है। ठीक है, देखिए तो आज की जो क्लास होगी वो टाइप 3, और इसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं कि यदि कोई ठोस है और उस ठोस द्वारा किसी गैस का अधिशोषण हो रहा है, तो ठोस द्वारा गैस का अधिशोषण कहने का अर्थ क्या है कि यदि यहाँ पास कोई ठोस पदार्थ है और इस ठोस पदार्थ पे गैस आन करके क्या होगा, चिपकेगा एकदम इस तरह से, इसके सतह पे आन करके चिपक जाएगा, और जब इसके सतह पे चिपकेगा तो कारण किसका होगा, गैस का होगा, क्योंकि ठोसों द्वारा गैसों का अधिशोषण है। और गैसों का अधिशोषण, तो जिसका अधिशोषण होगा वो अधिशोष से कहलाता है, और जो अधिशोषण करेगा उसको क्या बोलेंगे, अधिशोषक बोलेंगे। तो यहाँ पास ये वाला जो रेड वाला इनकी ठोस जो दिखाई दे रहा है सॉलिड, ये क्या होगा आपका अधिशोषक, जबकि एक गैस का जो कण दिखाई दे रहा है ये अधिशोष होगी। तो यहाँ पर देखिए कि गैसों का अधिशोषण किसको कहेंगे, तो किसी ठोस पर, ठोस हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए ठोस यूज करेंगे बट, ठीक है, तो किसी ठोस पर गैस को अवशोषित होना ठोसों द्वारा गैसों का अधिशोषण कहलाता है। और इसमें हम लोग ये जानेंगे कि इस अवशोषण को प्रभावित कौन कर सकता है, या किसके बढ़ने पर किसके घटने पर अधिशोषण बढ़ घट सकता है। ठीक है, तो देखिए कि हल्का फुल्का गैस किसी भी ठोस पर आपको अधिशोषित हो जाएगा, गैस किसी भी ठोस पर अधिशोषित हो जाएगा। हाँ, यहाँ पास ये अलग बात है या अलग मैटर है कि उस पे अधिक अधिशोषित होगा कि कम होगा। जैसे कोई ठोस एकदम चिकना सतह वाला होगा, एकदम से चिकना, जैसे मान के चलिए कि आपका कांच एकदम चिकना सतह होता है कि नहीं, तो एकदम चिकना सतह होता है तो वहां पास भी गैसों का अधिशोषण होगा, लेकिन वहां पास अंतर क्या होगी कि वहां थोड़ा कम होगा। जैसे दीवार अभी देखिए, मान के चलिए तो ये दीवार पे आप देखिएगा तो ये एकदम से चिकना नहीं है, एकदम से चिकना नहीं है। तो अगर चिकना नहीं है तो इस पे गैस का अधिशोषण इस बोर्ड की तुलना में उसमें क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो इस पे भी गैसों का अवशोषण होता है, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं होता, होगा लेकिन उसकी तुलना में कम होगी। तो हर एक तरह के ठोस पर क्या होता है, गैसों का अधिशोषण होता है, किसी पर कम और किसी पे अधिक। तो उसी चीज को हम लोग को यहाँ देखना है। ठीक है, तो प्रभावित करने वाला कारक सबसे पहले हम लोग को पढ़ेंगे कि ऐसा कौन कौन सी कारक है जो गैसों का अधिशोषण ठोसों पर प्रभावित कर सकता है। इसमें सबसे पहला गैसों की प्रकृति। देखिए गैस की प्रकृति की अगर हम बात करें तो गैस में यहाँ पास दो तरह का हम लोग लेंगे। एक गैस वैसा होगा जिसको हम लोग तात्विक गैस कहेंगे, और एक ऐसा मतलब तात्विक कहने का मतलब कि कम घुलनशील, और एक ऐसा गैस होता है जो घुलनशील होता है, किसी चीज में क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो इसमें दो तरह का गैस, एक तात्विक गैस जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह से हीलियम, इस तरह से और भी गैसें हैं। ये सब गैसें क्या है, तात्विक गैस है। ये सब के सब गैस क्या है, तात्विक गैस है। ठीक है, तो ये आपका तात्विक गैस जो है ना, इसमें आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब नियॉन वगैरह ये सब आ जाएगा, क्योंकि ये सब गैस जो है जो ठोस पदार्थ होता है इस पे तुमको कम चिपकेगा। और कम चिपकने का मेन रीजन क्या होता है कि एक गैस जो है ना घुलने वाली नहीं होती है, यानी कि द्रवित तो नहीं होगा, इसको आप द्रवित नहीं कर सकते, यानी गैस को आप द्रव के रूप में चेंज नहीं कर सकते। तो इसको क्या कर देंगे, धात्विक गैसें जो होती है वो क्या होती है, ठोस पर कम घुलनशील, कम अवशोषित होता है। इसी तरह से आप दूसरा गैस देखिए जो द्रवित होने वाली गैस है, मतलब कि वो क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड हो जाएगा, कि द्रवित हो जाएगी। तो द्रवित होने वाली गैस में क्या आ जाएगा, CO2 आ जाएगा, NH3 आ जाएगा, SO2 आ जाएगा। तो ये सारे के सारे गैसें जो है वो सब गैस इस ठोस पर अधिक घुलेगा,
घुलने का अर्थ मेरा यहाँ पास क्या होगा, अवशोषित है। तो अधिक अधिशोषित, अवशोषित नहीं अधिशोषित, अवशोषण और अधिशोषण दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये जो गैस होगी ना CO2 NH3 या SO2, ये सब के सब इस पे क्या हो जाएगा, अधिक अधिशोषित होगा। अधिक अधिशोषित होने का मेन पीछे इसका रीजन क्या है कि इसका जो गैस है ना वो द्रवित हो जाती है। इसका गैस जो है क्या है आपका, द्रवित हो जाएगी। तो जो भी गैस है द्रवित होगी वो ठोस पर अधिक क्या होता है, अधिशोषित होता है। तो ये आप इसको समझिए कि गैस की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है कि जो द्रवित गैस होती है वो अधिक घुलेगी और जो तात्विक गैस होगी वो कम घुलेगी। दूसरा चीज है कि अधिशोषक की प्रकृति पर, अधिशोषक की प्रकृति पर देखिए, अधिशोषक की प्रकृति कहने का अर्थ है कि आपने जो अधिशोषक लिया है, जैसे अभी हम एग्जांपल देकर के बताएं कि एक अधिशोषक का पृष्ठ बहुत ही ज्यादा क्या है, एकदम चिकन है एकदम, और जबकि एक अधिशोषक के पृष्ठ आप दीवार को देख सकते हो और ये दीवार का है इसके तुलना में बहुत क्या है, रफ है, यानी कि रुखर है। तो ए वाला और ए वाला, तो इसकी अधिशोषक का पृष्ठ और उसका अधिशोषक के पृष्ठ अंतर है ना, तो इस पे गैसों का अधिशोषण कम होगा जबकि उस पे क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पास निर्भर इस पे भी करता है कि अधिशोषक है उस अधिशोषक का प्रकृति कैसा है, मतलब किस तरह के वो अधिशोषक है, मतलब बहुत अच्छा ऑब्जर्वर अधिशोषित करने वाला, अधिशोषण करने वाला पृष्ठ है या फिर कम अधिशोषण करने वाला पृष्ठ है, तो इस पर भी निर्भर करता है। ठीक है। दूसरी बात कि ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, देखिए ये बहुत बड़ा चीज होती है, इस पे आप समझिए कि अगर आप ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल पे कीजिएगा तो सिंपली आप समझिए कि किसी भी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर उसका अधिशोषण की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर कोई ठोस पदार्थ है उसमें क्या करो कि उसके क्षेत्रफल को आप बढ़ा दीजिए तो उसमें अधिशोषण की क्षमता क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। जैसे आप देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल हम बताते हैं कि अगर किसी भी गिल्ला स्थान पे आप जाइए, गिल्ला स्थान पे जैसे मान के चलिए कि यहाँ पास कोई गड्ढा है और इस पे आप मोटा मोटा या बड़ा बड़ा के आप डालिए, इसमें कंकड़ डाल दीजिए। ऐसे ही तो एग्जांपल अधिशोषण अवशोषण दोनों का हो जाएगा, लेकिन आप अधिशोषण से समझिए इसको कि बड़ा बड़ा कंकड़ इसमें डाल दीजिए, बड़ा बड़ा पत्थर, तो इसमें जहां पास भी इसका जगह खाली नजर आएगा ना वहां पास इसमें पानी जमल रहेगा। लेकिन वही कंकड़ को आप छोटा छोटा टुकड़ा में चेंज कर दीजिए, फोड़ दीजिए और उसको इसमें डाल दीजिए, पानी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर पता है क्या होता है कि उसका जो पृष्ठ है ना, वो पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाती है और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से उसका अधिशोषण की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर पूरी तरह से निर्भर करता है। इसीलिए अगर कोई चीज नहीं घुल रहा है या अवशोषित नहीं हो रहा है, उस चीज को आप फोड़ करके उसमें डाल दीजिए, छोटा छोटा टुकड़ा में चेंज करके डाल दीजिए। तो छोटा छोटा टुकड़ा में चेंज करने से होता क्या है कि उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, उसका बढ़ जाता है और बढ़ने से अधिशोषण क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो यहाँ पास याद रखना कि ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है और बढ़ने पर अधिशोषण की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पास याद रखिएगा कि बढ़ने पर क्षेत्रफल, बढ़ने पर अधिशोषण क्रिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़ने पर अधिशोषण बढ़ जाती है। इसीलिए अगर कोई चीज अधिशोषित नहीं हो रहा है तो आप उसको क्या कर दीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए। ये तो हम जल की बात बतलाए थे, लेकिन यही चीज आपको गैस पर भी लागू होता है। आप चाहो तो इस चीज को आप गैस पर भी लागू कर सकते हो। जैसे मान के चलिए छोटी छोटी टुकड़ा में तोड़कर उस पर गैस प्रवाहित कर दीजिए, तो जैसे उस पर गैस प्रवाहित करोगे ना तो वो आपका क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से वो गैस क्या होता है उसमें ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कि अधिशोषित कर लिया जाता है। यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अधिशोषण क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तीसरी अगर बात करें हम नेक्स्ट, तो अधिशोषण की ऊष्मा पर देखिए एक बात आप समझिए कि भौतिक अधिशोषण या रासायनिक अधिशोषण होता है तो उससे ऊष्मा निकलती है, और जो अधिशोषक और अधिशोष से दोनों एक दूसरे से चिपके रहते हैं वो वंडर बॉल बल के कारण, तो पढ़ा दिए था आपको आगे। और इसमें आप देखिएगा तो जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें कम एनर्जी निकलती है, और जो अधिशोषण रासायनिक होता है उसमें अधिक होता है। तो यहाँ पास आप समझिए कि अधिशोषण की ऊष्मा पर क्या करेगा, ये ठोस द्वारा गैसों का जो अधिशोषण होगा वो निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ पर सब समझिए कि अधिशोषण की ऊष्मा या अधिशोषण की विशिष्ट ऊष्मा किसको कहेंगे, तो आप समझिए कि 1 ग्राम मोल गैस को
अधिशोषित होने में जो भी उत्पन्न होती है उष्मा, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषण की उष्मा। अधिशोषण की उष्मा इसको कहते हैं। अरे अवशोषण देखिए, इसमें जब चिपा के जाएगा ना, जैसे मान के चलिए ठोस है और इसमें जो गैस चिपकेगा तो इस चिपकने के कारण इसमें से क्या होता है, उष्मा निकलती है। और उष्मा निकलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं अधिशोषण की उष्मा, ना कि तुम जो उष्मा दोगे वो नहीं होता है। तो उसके अनुसार बताइए तो कि ये जो अधिशोषण है, अधिशोषण की क्रिया उष्मा छेपी की उष्मा शोषी, उष्मा छेपी, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, उष्मा उत्सर्जित हो रहा है। इसके क्या देखिए। अब पांचवा देखिए, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव क्या होता है इसको समझिए कि यदि किसी ठोस पर गैस अधिशोषित हो रहा है और उस गैस जो होता है अधिशोषित हो रहा है और उस पर दाब को और बढ़ा दीजिए, दाब को बढ़ा दीजिए। तो दाब बढ़ना घटना ये क्या चीज होता है, आप अच्छी तरह से क्लास 11 से ही जानते आ रहे हैं। तो यदि आप दाब बढ़ा दीजिएगा तो गैस का जो अवशोषण है वो आपका बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर अधिशोषण है, हमको लिखना चाहिए अधिशोषण। क्या होगा, अधिशोषण। अधिशोषण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि दाब बढ़ने पर, ठीक है, अधिक गैस का अधिशोषण हो जाएगा। मतलब कि गैस क्या हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, चिपके लगेगा। और ये जो नियम का प्रतिपादन किए थे ना, या जो नियम बतलाया गया था, उस नियम को हम लोग बोलते हैं ली सापेलिय सिद्धांत। मतलब किस सिद्धांत के अनुसार, आपसे पूछ सकता है कि किस सिद्धांत के अनुसार दाब का प्रभाव, यानी कि दाब बढ़ने पर अधिक गैस अधिशोषित होने लगते हैं। तो ली सापेलिय सिद्धांत के अनुसार, इसको हम पढ़ाएंगे आगे और चैप्टर आएगा ना, तो ये तो नियम और आएगा। तो इसमें याद रखिएगा कि ला सापेलिय के अनुसार क्या होता है, ये बढ़ सकता है। छठा नियम या छठा कारक आप समझिए कि ताप का प्रभाव, यानी कि ताप में यदि आप कमी या बेशी करते हैं तो वो क्या होता है, ठोस पर चिपकने वाला गैस अधिक अधिशोषित होगा या कम होगा। तो उसको आप देखिए कि यदि ताप में कमी कर दिया जाए तो अधिशोषण की क्षमता जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि आप उसको जितना कम ताप रखिएगा उतना अधिक क्या होता है, बढ़ता है। इसीलिए आप देखिएगा, ऐसा तो अवशोषण की क्रिया है, लेकिन फिर भी आप समझिए कि ठंडे पानी में और एक गर्म पानी में, दोनों में आप देखोगे तो जो गैस की मात्रा होती है, ऑक्सीजन घुलने की मात्रा होती है, वो कहाँ अधिक रहता है, ठंडे पानी की जगह पे। इसीलिए आप देखिएगा कि जो मछली बझाता है ना बंसी से, तो उसको मछली बझाएगा तो देखिएगा कि वहां पर जाकर के मछली बझाता है जहां पास कोई पेड़ पौधा होता है। और इसलिए ना कि वहां का पानी जो होता है ना ठंडा होता है, और ठंडा होता है तो उसमें ऑक्सीजन क्या होगी, अधिक घुलेगी, और अधिक ऑक्सीजन घुलेगी तो जो मछलियां होती है वो वहां पर जाकर के क्या होगा, ज्यादा इकट्ठा हो जाएगी। जहां पास उसको ठंडा मिलेगा वहां पास ज्यादा इकट्ठा हो जाएगी, और ज्यादा इकट्ठा हो जाएगी वो आप वहीं पर जाकर के उसको खाना डाल रहे हैं, बंसी डाल रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसको खाने के चक्कर में क्या होगा, उसको पकड़ेगा, और पकड़ेगा तो आप शैतान आदमी उसको धर के क्या कर लोगे, खींच लोगे, तो वहां पास क्या होगा, मछलियां बाहर आ जाती है। इसीलिए ठंडा स्थान पे मछली ज्यादा बचता है। इसलिए आप लोग अगर मछली बचाने का अपॉर्चुनिटी मिले तो कहाँ जाओगे, ठंडा स्थान पे जाना, ठंडा स्थान पे जाकर के बंसी डालिए, मछली बच जाएगी। तो यहाँ पास उसका मेन चीज क्या होता है कि ताप का प्रभाव होता है, यानी कि ताप में आप कमी कर दीजिए, अधिशोषण अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये भी नियम जो है ना किस सिद्धांत के अनुसार था, तो ये भी ली सापेलिय सिद्धांत के अनुसार था। मतलब कि ये जो सिद्धांत अभी हम जो बोल रहे हैं कि ताप में कमी से अधिशोषण में क्या होता है, वृद्धि होता है, तो ये भी जो सिद्धांत है वो किससे है, ली सापेलिय सिद्धांत के अनुसार है। ठीक है। और एक चीज आप समझिए कि यदि अगर भौतिक अधिशोषण बोले तो हम यहाँ पास बताए भी थे कि जो भौतिक अधिशोषण था उसमें उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है, कम होता है, और जब कम होगा तो एनर्जी भी क्या होगी, कमी होगी। और जबकि रासायनिक जो अधिशोषण होता है उसमें क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पास याद रखिए कि जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें निम्न ताप होता है, और जो रासायनिक अधिशोषण होता है उसमें उच्च ताप होगा। तो यहाँ पास याद रखिएगा हमेशा कि जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें निम्न ताप, और जो रासायनिक अधिशोषण होता है उसमें उच्च ताप होता है। और आपका सातवां जो है वो है उत्क्रमणीयता। देखिए सबसे पहली बात कि आप उत्क्रमणीय का अर्थ समझिए, उसके बाद आप इसको समझिएगा। उत्क्रमणीय का अर्थ होता है रिवर्स, अंग्रेजी अगर बोले तो रिवर्स। और रिवर्स का मतलब आप देखिए समझिए, रिवर्स का मतलब क्या होता है, आप जनरली डेली लाइफ में बोलते हैं रिवर्स गियर लगाओ पीछे हट, यानी कि जहां आप आगे बढ़ चुके हैं वही रास्ता से या वहां से आप पीछे आइए तो क्या कहलाता है, रिवर्स। उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स। यानी कि रिवर्स जिसमें भी होगा, बताइए तो बाइक में रिवर्स गियर होता है कि नहीं,
बाइक में रिवर्स गियर कहाँ होता है? साइकिल में कोई बोलेगा कि रिवर्स गियर होता है? नहीं होगा। जो टू व्हीलर होगी ना उसमें रिवर्स गियर होगा ही नहीं, मैं तो गरम गिर जाएगा पटाख से। देखो कौनों की साइकिल पीछे में चला भी कभी नहीं। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि साइकिल जो है वो उत्क्रमणीयता नियम को फॉलो करता है कि नहीं, कभी नहीं करेगा। आपको अगर करवाना है तो उसको मोड़ करके फिर लाइए, तब जाकर के वो है उत्क्रमणीयता नियम को पालन करें। लेकिन आप लोग करते हैं कि नहीं? आराम से, जैसे देखिए हम यहाँ आ गए कि नहीं, आराम से, और यहाँ से हम पीछे भी चल जाएंगे। हम रिवर्स हो गया कि नहीं, आगे बढ़ रहे थे, हमारा क्या मतलब कि आगे बढ़ रहे हैं, हेड हो रहा है, और इसी चीज का हम रिवर्स गियर लगा करके क्या हो गया, पीछे हो गए। तो पीछे होना रिवर्स कहलाता है, वो आगे जाना और पीछे आना, आगे जाना पीछे आना, वो आपका क्या कहलाता है, उत्क्रमणीय। ठीक है, तो हम लोग में उत्क्रमणीयता नियम को पालन करने की क्षमता है, बट साइकिल और बाइक में नहीं है। टेम्पो में तो बैक गियर लगा करके पीछे जाइए करता है, नहीं कैसे होता है। टेम्पो भी फॉलो करेगा। ठीक है, गाड़ी में रिवर्स गियर होता है कि नहीं? गाड़ी में कहाँ होता है? एक बार बढ़ गया तो बढ़ गया, पीछे में भी कहा गाड़ी घूमता है तो खींच के घुमाते हैं ना। लेकिन रियली में वैसे तो साइकिलों को उतार के नीचे पीछे में उसी लाइन पर चला देंगे, क्यों ना हो गया। गाड़ी कहीं पीछे की ओर नहीं घूमती है, तो गाड़ी में भी आपका रिवर्स गियर नहीं होता है। तो आप समझिए उत्क्रमणीय का अर्थ क्या हो गया कि जिसको हम आगे बढ़ा दे तो पीछे भी लाने की क्षमता रख सकते हैं। जैसे बोलेरो में देखिए, क्या ड्राइवर उतार के उसका धक्का देके पीछे ले जाता है? नहीं। तो उसमें क्या होता है, आपका उत्क्रमणीय नियम को फॉलो करने की गुण होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्क्रमणीय का अर्थ समझ में आ गया कि जिस चीज को आप बना दीजिए उसको दोबारा से बिगाड़ दीजिए, वो उत्क्रमणीय होता है। जैसे आप देखिए, ठोस पर गैस को आप अधिशोषित कर दीजिए, अधिशोषण। तो यदि आप ठोस में गैस को अधिशोषित कर दोगे तो वो तुमको क्या देगा, ऊर्जा देगा। ऊर्जा देगा ना, क्योंकि आप देखिए यहाँ पास हम बता रहे हैं कि 1 ग्राम मोल जो होता है गैस अधिशोषित होने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो अगर ऊष्मा उत्पन्न करेगा तो यहाँ अगर गैस अधिशोषित हो रहा है तो क्या देगा, ऊर्जा देगा। ऊष्मा में क्या, ऊर्जा। तो ऊर्जा देगा। तो यहाँ पर देखिए कि इस ऊर्जा को आप हटा भी सकते हैं, या मतलब जैसे भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस ऊर्जा में ऊर्जा मिल रहा है, यहाँ पर अधिशोषित हो रहा है, यहाँ पास क्या हो रहा है, आपका अधिशोषण की क्रिया हो रहा है। लेकिन अगर गैस इस ठोस पर अधिशोषित हो गया है, अधिशोषित हो गया है, तो इस गैस को आप उस पृष्ठ से हटा भी सकते हैं, उस पृष्ठ से हटा भी सकते हैं। जैसे दीवार में आप गाय वाला जो गोबर होता है उसको चिपका देते हो, मार के पटाख पटाख नहीं, लेकिन कुछ दिन के बाद आराम से उसको उखाड़ लेते हो कि नहीं, तो क्या वो नहीं उखड़ जाता है, उखड़ जाता है। तो इसका मतलब कुछ है कि वो उत्क्रमणीयता नियम को पालन कर रहा है, और जब पालन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उत्क्रमणीय है। वो वाला पदार्थ क्या उत्क्रमणीय है। तो यहाँ पर ठोस में यदि गैस चिपक जा रहा है तो गैस को हम लोग ठोस से अलग भी कर सकते हैं, और जब अलग कर देंगे तो उत्क्रमणीय नियम को पालन कर देगा। जैसे देखिए, इसीलिए यहाँ पर डबल एरो लगा हुआ है, ये साइड भी है और ये साइड भी, मतलब इधर से हम इधर भी जा सकते हैं और इधर से इधर भी आ सकते हैं। जैसे बताइए तो कि ठोस से द्रव में चेंज करके द्रव को गैस में चेंज कर देते हैं कि नहीं, और फिर गैस को द्रव में चेंज करके द्रव को ठोस में चेंज कर देते हैं कि नहीं, तो वो उत्क्रमणीय नियम को पालन करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पर यही चीज हम बताना चाह रहे हैं कि उत्क्रमणीय का अर्थ क्या होता है। देखिए कि इसको हम गैस से ठोस में, गैस जो चिपका हुआ है या अधिशोषित जो गैस का कण है किसमें, ठोस में, उसको अलग कैसे करेंगे। तो अलग करने का सिंपल तरीका है, आप दाब को घटा दीजिए, जो उस पर दाब लगाए हैं उसको घटा दीजिए। तो दाब को अगर घटा दिया जाए तो गैस को क्या किया जा सकता है, उसके पृष्ठ से हटाया जा सकता है। जबकि यहाँ पर दाब के प्रभाव देखिए, दाब बढ़ने पर गैस क्या हो रहा है, अधिक अधिशोषण हो रहा है। तो सही तो है, जितना अधिक दाब देंगे उतना अधिक क्या होगा, उसको चिपक जाएगा। कभी कभी नहीं होता है, आप गोईठा ठोक रहे हो नहीं चिपक रहा है, एक बार यहाँ से ले जाकर काश के मार एकदम पटाख से चिपक जाता है। ओकरो से ना होता है तो ऐसे ढाते एकदम दाब देते हो। तो दाबने का मतलब कुछ आपने उस पर ज्यादा दाब लगा दिया, और ज्यादा दाब लगा दिया तो क्या हो गया, चिपक गया। अब ऐसे तुरंत ऐसे लेकर के कोई खाली ऐसे रख देता है, पटाख से नीचे गिर देता हूँ, और नीचे गिर जाएगा तो वहां पर फिर थोड़ा गोल करके या फपाक फवाक कम से कम यहाँ से लेकर कैसे जरूर मारता है, इतना कस के मारता है ना कि अगल बगल में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो पर जाता है, छटाक से पर जाएगा। तो वहां पास आपको नियम फॉलो हो जाता है। तो यहाँ पास इसीलिए कहता है कि दाब घटा करके उसको क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, गैस को हटाया जा सकता है। तो ये आपका उत्क्रमणीय होता है। तो आपने याद कीजिए, लिखने के लिए आपका अगर क्वेश्चन आ जाए कि ठोसों द्वारा गैसों का अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें, बताइए तो कि लिख लोगे कि नहीं, आराम से लिखा जाएगा। क्या लिखोगे, पहला में कि ऐसे लिख दीजिए कि ठोसों को गैसों को प्रभावित करने वाला कारक निम्न लिखिए,
है। पहला क्या है, गैसों की प्रकृति, दूसरा अधिशोषक की प्रकृति, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अधिशोषण की उष्मा, दाब का प्रभाव, ताप का प्रभाव और उत्कर्मणीयता। ये 7 चीजें हैं जो इसको क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। ठीक है, इसमें और कोई दिक्कत है तो बताओ। बाकी आपका ये वाला टॉपिक आज खत्म। ये तीसरा टाइप था, इससे पहले 2 या 3 क्लास हम आपको पार कर चुके हैं और ये आज आपका तीसरा टाइप। फिर इसके बाद आपका लिखाई हो जाएगा और फिर आगे की जो क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे। आप इसको राइट कीजिए।